अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूँ आज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी अमनीत रैना साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सर आपका ताल्लुक कश्मीर से है और कश्मीर को ही लेकर आप जानते हैं कि अभी भारत की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक किया गया और जो कुछ हुआ उस बारे में तो काफी टाइम से हम लोग बात कर ही रहे हैं और आप डेफिनेटली कई चैनल्स जो हैं वो भी ज्वाइन किए होंगे। लेकिन सर यहाँ पर एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये कोई पहला वाकया नहीं है या पहला समझे अटैक नहीं है जो कश्मीर के अंदर हुआ। पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस हमेशा से लगी हैं और इस बार भी यही हुआ। इस बार तो भारत ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक भी किया। लेकिन आपको नहीं लगता सर कि आपके यहाँ जो एजेंसीज हैं, आपकी जो फोर्सेस कश्मीर में हमें बताई जाती हैं, ठीक है मैं उस नंबर गेम में नहीं पढ़ूंगी कि इतने लाख या उतने लाख जितने भी हैं सर क्यों आपकी इंटेलिजेंस फेलियर हुई या क्यों रोक नहीं पा रहे इस किस्म के अटैक्स को, जबकि पता है पाकिस्तान को आप कहेंगे मान तो जाना नहीं है ना कि हम कहें कि हाँ जी अब मैंने तो जब से देख रही हूँ ये अटैक्स एक बार भी पाकिस्तान ने नहीं कहा कि हाँ हमारे यहाँ से लोग थे। जाहिर है पाकिस्तान अपनी जगह अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। आप लोगों की कही बात को तो जाहिर है कि कोई कंट्री इस तरह से नहीं मान सकती कि मैं कहूँ कि पाकिस्तान से किसी को मान जाना चाहिए। लेकिन आप क्या आपको लग रहा है कि कहीं कुछ ठीक तरीके से फोर्सेस जो है काम नहीं कर रही है, इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है? ये देखिए, इंटेलिजेंस कभी भी 100% हो नहीं सकता। और अगर इंटेलिजेंस 100% होता होता तो दुनिया में आतंकवादी नहीं हो रहा होता। 7 अक्टूबर को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी ना शिनबेद ना मुसाड रोक पाई, और ना CIA 9/11 रोक पाई। तो ये इंटेलिजेंस इनपुट होना और एग्जैक्ट इनपुट होने में बहुत फर्क होता है। तो यस, इनपुट था कि कुछ ना कुछ कश्मीर में होने वाला है और उसको लेकर कुछ इनॉग्रेशन कुछ एक्शंस डिले भी किए गए, बट कहाँ पे होने वाला है, कैसा होने वाला है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरा आपको समझना पड़ेगा जो टेरेन है जम्मू कश्मीर का, हिमालयन रेंज है, पीर पंजाल रेंज है, कारोकरम है। ये एक ऐसा रेंज है जिसमें माउंटेन्स बड़े खतरनाक हैं, जंगल्स बड़े खतरनाक हैं। एक ज्योग्राफिकल चैलेंज है जो आज की डेट में ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है उसको कॉन्कर करना, और इसलिए अटैक्स होते रहे हैं और होते रहेंगे जब तक हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा कुछ क्रिएट ना कर सकें जिसमें हम ज्योग्राफिकल जो डिसएडवांटेजेस हैं उसको कवर कर सकें। तो देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चाहे वो राजस्थान का बॉर्डर रहा हो या जम्मू कश्मीर का LOC रहा हो या इंटरनेशनल बॉर्डर रहा हो, अल्टीमेटली एक वो देश है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। एक कंटिन्यूटी है इसके ज्योग्राफिकल एरियाज में, लैंड सरफेसेस में, और इसलिए ये पोरस रहेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कहीं ना कहीं ये पोरस रहेगा और इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान की ओर से होती रहेगी। तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि सिक्योरिटी फेलियर है। ये कहना झूठ होगा कि इसको डिनाई करना। सिक्योरिटी फेलियर है, कुछ हद तक इंटेलिजेंस फेलियर भी है, बट हर बार इंटेलिजेंस को ब्लेम करना मैं कहूँगा मुश्किल है, क्योंकि अगर 100% इंटेलिजेंस इनपुट होते तो अटैक ही ना होते कभी कहीं भी। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन सर जब तक जो भी जगह पे हो, चाहे जैसे हमारा बलूचिस्तान में जो कुछ हंगामा होता है, हम उसको यही कहते हैं कि उसमें बलूचिस्तान के लोग भी शामिल हैं और चाहे वो BLA हो चाहे और दूसरे लोग हों तो उनको भी ये ब्लेम दिया जाता है, उनके ऊपर भी बात की जाती है पाकिस्तान की टीवी पे या पाकिस्तान की गवर्नमेंट में। लेकिन यही चीज अगर कश्मीर में आप देखें तो कहीं ना कहीं कश्मीर में कुछ लोग ऐसे जरूर आपको मिलेंगे जो इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि रास्ता दिखा रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको भगा रहे हैं या भागने में मदद कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जब तक अंदर से लोगों को पहले आप लोग ना पकड़ें कि जो इस किस्म की बातों को सपोर्ट कर रहे हैं, तब तक बाहर से आने वाले को रोका नहीं जा सकता? मैं पहले जो पुराना सवाल था उसमें कंटिन्यूएशन कर लूं। देखिए, आपने बात करी थी इंटेलिजेंस फेलियर की, और मुझे लगता है कि जो मुल्ला जनरल ने जो ट्रेन हाईजैक के बाद एक जो बयान दिया था जिसमें वो बार बार बात कर रहे थे कि दो कौमी नजरिए की, और हिंदुओं को गाली दे रहे थे, तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की बात तो कर नहीं रहे थे, क्योंकि वो तो एक इनसिग्निफिकेंट नंबर है। तो कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान को ही चेतावनी दी जा रही थी। और
और उसका नतीजा पहलगाम हुआ, और ये कहीं ना कहीं एक फेलियर रही है सिक्योरिटी एजेंसीज की कि हम उसको इतनी जल्दी भाप नहीं पाए। एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, क्योंकि वो हमें रिस्पॉन्सिबल समझता है जाफराबाद का जो हुआ है, बट कहाँ कैसे करेगा, ये बिल्कुल सिक्योरिटी फेलियर रही है। देखिए, दूसरी बात जो आपने कही, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान का जो करेंसी कश्मीर में था, देयर आर पीपल इन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जो सिंपैथेटिक है पाकिस्तान की ओर। ये जो उम्मा का प्यार है, कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान में जाके रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि ये उम्मा का प्यार पाकिस्तान में रिफ्लेक्ट कर जाता है। मगर पिछले 35 साल से एक ना अनस्पोकन रूल था कि कश्मीरियों की आमदनी पर अटैक नहीं किया जाएगा। और वो जो आमदनी थी, वो जो टूरिज्म, जो मेन वन ऑफ द की इंडस्ट्रीज है, मैं ये नहीं कहूंगा मेन इंडस्ट्रीज है, बट वन ऑफ जो की इंडस्ट्रीज हैं, उस पर अटैक नहीं किया जाएगा। तो हालांकि यात्रियों पर अटैक हुआ, हिंदुओं पर अटैक हुआ, मगर वो रिलीजियस का एंगल देके उसको हमेशा नॉन टूरिस्टी बताया गया। मुझे लगता है पहलगाम के जो किडनैपिंग इंसिडेंट हुई थी फॉरेनर्स की 90s में, 95 के आसपास या 93 के आसपास, जो हरकत अल अंसार ने करी थी अल्फारान के रूप में, उसके बाद ये पहला बड़ा अटैक हुआ इतने लार्ज स्केल पे। तो जो करेंसी पाकिस्तान की कश्मीर में थी, मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा नुकसान उनको पहुंचा है, क्योंकि वो चाहे ओवरग्राउंड वर्कर रहा या कुछ रहा हो, आज अगर आप उसकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो नाराज होता है। दूसरी बात, क्या बिल्कुल टेररिज्म के दो रूप हैं, एक एक्सटर्नल एनिमी और एक इंटरनल एनिमी है। एक्सटर्नल एनिमी तो हम सब पहचानते हैं, वो पाकिस्तान है। इंटरनल एनिमी बिल्कुल वो है जो ओवरग्राउंड वर्कर है, जो इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है कॉज को, जो इनडायरेक्टली आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, गजवा हिंद को सपोर्ट करता है, या उम्मा का जो जुम्मा है उसको सपोर्ट करता है, विच इज अनफॉर्चुनेट, बट है और उसको उसको टैकल किया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे कि 2019 के बाद 370 हटने के बाद ये काफी हद तक टैकल भी किया गया है, जिस हिसाब से जो सेपरेटिस्ट वॉइसेस थे, जो हुर्रियत है, जो बाकी सब है, उनको भी एलिमिनेट किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे रोक लगाएगा हिंदुस्तान की एजेंसी। दे विल कंटिन्यू टू आइडेंटिफाई पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट, क्योंकि इतना बड़ा अटैक इंटरनल सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता था। अगर 2 साल से ये आतंकवादी गुट घूम रहा है जम्मू कश्मीर में, तो जरूर कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट मिल रहा है, जो इनको संरक्षण भी दे रहा है, जिनको खाना भी दे रहा है, और जो इनको इनपुट्स भी दे रहा है। बिल्कुल उस पर काम हो रहा है, और जो अभी हमने डिमोलिशंस देखे हैं टेररिस्ट हाउसेस के, ये उसकी और एक प्रक्रिया रही। सर, अभी आपकी गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि अगर फिर कोई इस किस्म का अटैक होता है या कोई हादसा होता है तो पाकिस्तान के ऊपर फिर दोबारा से ऑपरेशन किया जा सकता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलकर आप लोगों को इस तरह के लोगों को अरेस्ट करना चाहिए या इस तरह के लोगों के ऊपर ऑपरेशन करना चाहिए? क्योंकि बार बार अगर आप जो लास्ट ऑपरेशन हुआ था इस किस्म की चीज करेंगे तो उसको तो दुनिया भी सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और बात काफी खतरनाक हद तक आगे जा सकती है, जबकि इस चीज को उधर आगे तक जाए बगैर भी जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, पाकिस्तान पे विश्वास करना मुझे नहीं लगता अब पॉसिबल है। और ये एक बार का इंसिडेंट नहीं है, पिछले 75 साल में हमने बार बार देखा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, जो आपकी आर्मी है, वो निरंतर बैकस्टैबिंग करती है। सर क्रीक का एग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च कर दिया जाता है। क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई, और खालिस्तान में आतंकवाद शुरू कर दिया जाता है। बेनजीर भुट्टो को वेलकम किया जाता है, उनका उनका वापस प्रधानमंत्री बनना, एक उस डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया जाता है, और कश्मीर में आतंकवाद शुरू हो जाता है। लाहौर बस लेकर जाते हैं वाजपेयी, और एक राइट, जो सो कॉल्ड राइट विंग गवर्नमेंट एक बड़ा कदम लेती है, पाकिस्तान जाती है, डिप्लोमेसी करती है, लाहौर बस में जाते हैं प्रधानमंत्री इस देश के, लाहौर एग्रीमेंट करते हैं, और पीछे से कारगिल हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ प्रीवियस स्टेप्स, प्रधानमंत्री मोदी अपने पॉलिटिकल जो उनकी छवि है उसको दाव पे लगाकर, पूरे प्रोटोकॉल्स को बाइकआउट करके
शादी में जाते हैं, बिरयानी खाकर आते हैं और पीछे से पठानकोट हो जाता है। उसके बाद भी फिर पाकिस्तान को मौका दिया जाता है कि फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जिसको लेकर आज तक प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्रिटिसिज्म होता है, बट उनका एक प्रयास था कि हर तरह से प्रयास कर लिया जाए कि पाकिस्तान का इंटेंशन जेन्युइन है। ISI को इंडियन एयरफोर्स बेस पे बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और उसके बाद आज तक क्या हुआ उसका हमें नहीं पता। देखिए, ये दुनिया में आतंकवाद का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी भी कंट्री का प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। तो जब पाकिस्तान ये कहता है कि पहलगाम अटैक का हमें सबूत दीजिए, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है प्रूव करना कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान ने यूज करे हैं उनका डायरेक्ट लिंक पाकिस्तान के साथ है। देखिए, मोसाद ने इतने सारे ग्लोबल ऑपरेशंस करे हैं और आज तक कहीं पे भी, हालांकि दुनिया को पता है कि ये मोसाद के ऑपरेशन है, बट कहीं पे भी आप उनको डायरेक्टली लिंक नहीं कर पाएंगे। तो ये वो तो वहां पे फिर भी गवर्नमेंट और स्पाई एजेंसीज हैं, यहाँ पे तो नॉन स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व है, उनका डायरेक्टली प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक ये बहाना पाकिस्तान का कि आप हमें प्रूफ दीजिए, मैं आज को आपको गारंटी देता हूं कि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ आज तक उसका प्रूफ आपके अमेरिका के पास डायरेक्ट नहीं होगा, 100% कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हुआ कि उसमें अलकायदा इन्वॉल्व था। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर ये भी जग जाहिर है कि पाकिस्तान एक टेरर सपोर्टिंग स्टेट है, और इमीडिएटली जब अटैक हुआ 7 तारीख को पाकिस्तान में मुरीदके में या भावलपुर में, उसके बाद जो हमने जनाजा देखा, और जनाजे में हमने जब देखा कि आतंकवादी रऊफ के साथ पाकिस्तान के जनरल खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, आतंकवादियों का नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट हो जाता है कि पाकिस्तान किस लेवल तक इन्वॉल्व है। अभी कसूर में जो रैली हुई और जिस हिसाब से आपके 2 मंत्री वहां गए, एक फॉर्मर स्पीकर और अभी जो फूड मिनिस्टर है आपके पंजाब के, वो जाकर कहते हैं कि हाफिज सईद का बेटा कसूरी पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो जब आपके मंत्री ही आतंकवादियों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, तो ये बड़ा क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान का कोई इंटेंशन नहीं है टेररिस्ट के साथ को पनिश करने का। और हाफिज सईद किस लग्जरी में रह रहा है, मजूर अजहर किस लग्जरी में रह रहा है, दाऊद इब्राहिम को कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये हम सबको पता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब बातचीत से इसका कोई हल होने वाला है। एक नॉर्मल केस में मुझे लगता है दोनों देश और दोनों देश के लोग चाहेंगे कि बातचीत से हल हो, मगर अनफॉर्चुनेटली 78 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं है बातचीत को लेकर, और पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए अपने आप को डिस्ट्रॉय करने को तैयार है। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज है जो इम्पोर्टेंट है, ना वहाँ के लोग हैं ना वहाँ की सरकार है, वो है आपकी डीप स्टेट पाकिस्तान आर्मी। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके जनरल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर पूरा का पूरा देश भी चला दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि उस आर्मी को कुछ फर्क पड़ता है। तो ऐसी सोच में बातचीत तो नहीं हो सकती, वो तो श्योर है। सर, आपके यहाँ से डेलीगेशन जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में विजिट कर रहा है आजकल, और यही ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से भी एक डेलीगेशन जो है वो जा रहा है, और उसे जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी लीड करेंगे। आपके यहाँ से जो लोग गए हैं, मैं सबको तो नहीं जानती हूँ, लेकिन 59 के करीब लोग हैं उसमें। जैसे आप खुद भी एक आप एनालिस्ट हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका कश्मीर से ताल्लुक है, आरती टिक्कू हैं, आदित्य राजकोल हैं, और इसी तरह से कई दूसरे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ ज़ाहिर टीवी चैनल के थ्रू, जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं। जो कि डेलीगेशन आपके यहाँ से गया है उसमें मुझे तो कोई खास ऐसे लोग दिखाई नहीं दे रहे जिनका ताल्लुक कश्मीर से हो, जो कश्मीर पे बता सकें दुनिया को कि जी पाकिस्तान ने क्या किया, या आपको क्या कंप्लेंट्स है पाकिस्तान से, या क्या हुआ। उसके बजाय ऐसा लग रहा है, जो एक इम्प्रेशन आ रहा है, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ कि एक इम्प्रेशन ये आ रहा है कि आपने अपोजिशन के वो लोग, चाहे वो अवैसी साहब हो जो पूरा दिन गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते रहते हैं, या फिर कांग्रेस से शशि थरूर साहब जो पूरा दिन बैठकर बताते हैं कि जी अटैक गलत हुआ, उनके अपने लीडर जो है राहुल गांधी वो पूछते रहते हैं कि बताओ एयरफोर्स का क्या नुकसान हुआ है, और उसकी सभी स्टेटमेंट आज तक टीवी चैनल्स पे पाकिस्तान के आ रही है राहुल गांधी जी की। वो रोज कोई ना कोई बात करते हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है, पाकिस्तान के फेवर में होती है, और उसको पाकिस्तान टीवी चैनल्स दिखाते हैं।
तो उन लोगों को ले जाने का क्या मकसद है? क्या उनको वहां पे कोई ठंडी ठंडी हवाएं खिलाने के लिए भेजा गया है, या फिर उनको ठंडा करने के लिए भेजा गया है कि वो कुछ गवर्नमेंट पे बात ना करें, बल्कि गवर्नमेंट उल्टा उनको कहे कि जाइए आप हमारी तरफ से जाके बात कीजिए? मतलब ये चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए। नहीं, ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल कंफ्यूजिंग होगा, हिंदुस्तानियों के लिए कंफ्यूजिंग नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ सरकार को क्रिटिसाइज करना देश को क्रिटिसाइज करना नहीं होता है। सरकार से जवाबदेही मांगना देश को क्रिटिसाइज करना नहीं होता। हर नागरिक का फर्ज है कि वो अपने सरकार से सवाल पूछे, क्योंकि एक अच्छे गवर्नेंस के लिए बहुत ही आवश्यक होता है कि आप सरकार से सवाल पूछें, उस एक्शंस को एनालाइज करें, अगर उसको क्रिटिसाइज करना है तो क्रिटिसाइज करें, अगर उसको उसकी सराहना करनी है तो सराहना करें। और एक अपोजिशन लीडर होने के नाते, चाहे ओवैसी रहे हो, चाहे राहुल गांधी हो, या कोई भी हो, अगर उनको लगता है कि उनको किसी सवाल का जवाब चाहिए तो उनका पूरा दायित्व बनता है और उनका पूरा हक बनता है कि वो सवाल का जवाब मांगे। तो ये सवाल सरकार से करना देश के खिलाफ नहीं है। अब हम तो ट्रांसपेरेंसी में कुछ भी मांग लेते हैं और आप उसको एडवांटेज में यूज करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम टू यूज इट। मगर पाकिस्तान के मीडिया चैनल को अगर डेमोक्रेसी समझ नहीं आती और उसे वो अपने फेवर में स्टेटमेंट समझते हैं तो वो उनकी बुद्धि का, मैं कह सकता हूं कि उनकी बुद्धि का रिफ्लेक्शन है। बट हमारे यहाँ सवाल पूछने को कोई जवाब नहीं। और ओवैसी भारत के पार्लियामेंटेरियन है, शशि थरूर भारत के पार्लियामेंटेरियन है, वो अपोजिशन से जरूर होंगे मगर वो भारत के पार्लियामेंट को में एमपी हैं और भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो दर्द इस देश में है वो सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं है। बिल्कुल कश्मीर सबसे ज्यादा ग्रस्त है, ये कहने में कोई तकलीफ नहीं है, मगर कश्मीर तक ये सीमित नहीं है। हमने कोयम्बटूर में भी पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट देखा है, हमने बॉम्बे में भी पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट देखा है, हमने पंजाब में भी पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट देखा है, हमने दिल्ली में भी पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट देखा है। तो पूरे देश में पाकिस्तान पूरा देश पाकिस्तान से त्रस्त है। जहां तक कश्मीर के रिप्रेजेंटेशन की बात है, गुलाम नबी आजाद जो जम्मू कश्मीर से आते हैं, भूतपूर्व सीएम रह चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, एक बड़े ही वरिष्ठ नेता है, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो डेलीगेशन अक्रॉस ग्लोब गया है वो पार्लियामेंटेरियंस का गया है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए अक्रॉस जो स्पेक्ट्रम से पार्लियामेंटेरियंस लिए गए। मैं आपको एक बेसिक चीज समझाता हूँ जो पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में फर्क है। आपने अभी बिलावल को तो भेज दिया, आपने जो पाकिस्तान है तहरीक इंसाफ के कितने लोगों को भेज दिया? साथ में नहीं भेज पाए क्योंकि आप लोगों के यहाँ वो यूनिटी नहीं है। हमारे यहाँ देश पहले आता है, पॉलिटिकल पार्टी बाद में आती है। सर ये वैसी साहब वही है ना जिनके भाई ने खड़े होकर कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम 5 पाकिस्तान बना देंगे। उन पे केस भी चल रहा है और he will get punished when he gets convicted for that। तो इसलिए भाई को नहीं भेजा है ना, इसलिए उस भाई को भेजा है जिसने वो बात नहीं। मगर सर कश्मीर के लोगों को ज्यादा होना चाहिए था इस डेलीगेशन के अंदर। कश्मीर का इशू जो है वो ज्यादा हाईलाइट नहीं है। कश्मीर 29 राज्यों में से जम्मू कश्मीर एक 29 राज्यों में से एक राज्य है हिंदुस्तान का। ये इशू हिंदुस्तान का है, ये कश्मीर का इशू नहीं है। और इसलिए इसको हिंदुस्तान की पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करेगी, हिंदुस्तान के लोग रिप्रेजेंट करेंगे। 370 के बाद तो अब कश्मीर में एक्सक्लूसिविटी भी नहीं रही, अब तो फुली इंटीग्रेशन हो गया है 370 के बाद। तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे मेरी बात करने के लिए मुझे ही जाना जरूरी है, मेरा पार्लियामेंटेरियन जा सकता है, इज मोस्ट वेलकम टू गो। हालांकि हमें उम्मीद थी कि उमर अब्दुल्ला को शायद नॉमिनेट किया जाएगा, एक्सपेक्टेशन। तो सर अजीब सी बात है सर, मेरे पेट में दर्द हो और मेरे घर में से कोई उठ के जाके बता दे डॉक्टर को कि भाई घर का ही तो है, तो मैं बता देता हूँ उसके पेट में दर्द हो रहा है। नहीं फिर सर होना चाहिए था, मतलब दिस इज व्हाट आई फील। मैं तो कह रहा हूँ कि शायद उमर अब्दुल्ला को एडिशन कर सकते थे, मगर जिस हिसाब से मैंने ये अभी डेलीगेशन पे देखा तो मोस्टली पार्लियामेंटेरियंस देखे मैंने। और क्योंकि उमर अब्दुल्ला एक सिटिंग सीएम है, मुझे नहीं पता क्या रीजन है, मेरे हिसाब से उमर अब्दुल्ला को भी वो ले जा सकते थे, बट नहीं लिया है। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो वो हिंदुस्तान के पेट में दर्द हो रहा है। कश्मीर हिंदुस्तान से अलग नहीं है, वो अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर का। हमारे यहाँ आजाद कश्मीर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम इलीगली कॉलोनी बनाकर रह रहे हो। एक स्टेट है इंडियन यूनियन का। और सर इससे अचीव क्या होगा आपके ख्याल से? इससे अचीव क्या होगा?
देखिए मैं बता देता हूँ चीप क्या होगा। देखिए आज के युग में नैरेटिव्स, जो युद्ध है वो दो स्तर पर लड़ा जाता है। एक तो हो गया जो आप हथियारों से लड़ते हैं, और एक युद्ध होता है जो आप नैरेटिव पर लड़ते हैं। अ, और एक युद्ध तो हम जीत चुके हैं आपके साथ। मैं युद्ध नहीं कहूंगा, मतलब अनफॉर्चुनेटली आपने जो शुरू भी किया था कि इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान पे, हमने अटैक नहीं किया, हमने सिर्फ रिटेलिटरी स्ट्राइक्स करे, क्योंकि आपके यहाँ से हमारे यहाँ पे आतंकवादी हमले हुए और हमने उस पर राइट टू रिटेलिएशन लिया, हमने अटैक नहीं किया। राइट। तो एक वो जो रिटेलिएशन है हमारे लिए वो सक्सेसफुल रही। हमने ना उसको जीत देखा, ना हमने उसको कुछ और देखा। हमने देखा कि हमारे पे आपके यहाँ जो आतंकवादी पाले जा रहे हैं वो हमारा नुकसान कर रहे हैं, और हमें उन्हें क्षति पहुंचानी, और हमने पहुंचाया उसको। तो एक तो वो वॉर फ्रंट पे आपकी बैटल होती है, दूसरी जो नैरेटिव्स की बैटल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और क्योंकि पाकिस्तान युद्ध तो जीतता है, और मगर नैरेटिव्स के को लेकर बार बार लगा रहता है झूठ फैलाने के चक्कर में। तो तो उसको भी काउंटर करना बड़ा जरूरी हो जाता है, और दुनिया को बताना कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, ये उसको एक्सपोज करना बड़ा जरूरी हो जाता है। क्योंकि उसी युद्ध के बीच में अगर आप देखें तो IMF का ग्रांट आ गया पाकिस्तान को। तो एक आतंकवादी नेशन को अगर हम सस्टेन कर रहे हैं तो आई थिंक मुझे लगता है कि वर्ल्ड को बताना बड़ा जरूरी हो जाता है। और ये भी बताना बड़ा जरूरी हो जाता है कि दुनिया में एक ही ऐसा देश है जो लड़ाई हार जाता है और फिर अपने जनरल को प्रमोट कर देता है और उसको मेडल भी पहना देता है। तो मैं एक प्रोग्राम में बीच में मैंने एक बार कहा था, किसी एक प्रोग्राम में मैंने कहा कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी के जो जनरल से इतने बड़े बड़े तमके जो पहनते हैं वो कैसे पहनते हैं। तो मुझे किसी मित्र ने कहा, एक सहाफी मित्र है मेरे पाकिस्तान से, उसने बोला यार वो जब जब पाकिस्तान में इलेक्शन होता है तो इलेक्शन तो पाकिस्तान आर्मी ही कराती है और वही जीतती है, तो वो तमका पहन लेती है। अगर युद्ध जीतने पे तमका पहनना होता तो शायद इनके जो लगे हैं तो वो भी निकाल लेते। तो वो भी एक्सपोज करना बड़ा जरूरी है। और खैर आपके जो प्रधानमंत्री है वो हमसे ज्यादा अच्छा काम करते हैं। हमारे यहाँ इतनी मेहनत करने की जरूरत ही मुझे नहीं लगा कि करनी चाहिए थी हमको, क्योंकि अजरबैजान में तो आपके प्रधानमंत्री खुद ही मान आए कि हिंदुस्तान ने पिटाई कर दी पाकिस्तान की, और खड़े होकर उन्होंने मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके सो कॉल्ड फील्ड मार्शल को बेइज्जत भी कर दिया कि ये देखो मैं इनको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। फिर कहने लगे कि हम जब तक सोच रहे थे कि हिंदुस्तान पे अटैक करें तब तक हिंदुस्तान हम पे अटैक कर चुका था। तो आप होता क्या है कि आप सच बोलेंगे तो आप बार बार एक ही सच बोलेंगे, अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप भूल जाते हैं कि आपने किस समय पे क्या झूठ बोला था, और वो सच बाहर आ ही जाता है। तो थैंक यू शाहबाज शरीफ हमारी तरफ से कि आप खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, और हमारे एक दो डेलीगेशन हम कम कर सकते थे अगर हमें पहले बताते कि आप टूर पे निकले हो ऐसी बात करने के लिए। नहीं, शहबाज शरीफ साहब से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कोई बात भी कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि सर दोनों कंट्रीज में जो है वो पीस होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि आपस में बातचीत करके डायलॉग के जरिए ही जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया ना। जी मैं आपसे मैं जी सॉरी जी जी आप नहीं नहीं क्लोज नहीं करना चाहते थे। नहीं नहीं सर प्लीज। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि हर कोई चाहता है कि पीस हो। एज अ कश्मीरी सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि पीस हो, और उस पीस के लिए जो सबसे इजी और जो लीस्ट इफेक्टिंग हो, जो सबसे लीस्ट डैमेज करे, वो रूट लिया जाए। और अगर आप हमारे महाभारत हमारी जो ग्रंथ है उसमें भगवान कृष्ण महाभारत को रोकने के लिए एंड तक जाते हैं, जिसपे उनके साथ जो पांडव होते हैं, पांडव नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि हम तो हमारा राज्य हमको वापस चाहिए था, मगर भगवान कृष्ण जाके कौरवों को कहते हैं कि आप 5 गांव ही दे दीजिए, आप राज्य मत दीजिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि युद्ध टालने के लिए जो करना चाहिए, वो जो भी पॉसिबल हो वो करना चाहिए। और मुझे लगता है हमने 78 साल में पाकिस्तान के साथ ये किया है। मगर भगवान कृष्ण फिर एंड में कहते हैं कि अगर कुछ नहीं होता है तो फिर युद्ध करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब वो बातचीत का जितना भी पॉसिबिलिटी थी कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। 26 लोगों को मारना और उनका धर्म पूछ के मारना, मुझे लगता है इससे ज्यादा इंसल्टिंग ना मानवता में किसी के लिए नहीं होगा, इससे ज्यादा इंसल्टिंग इस्लाम के लिए नहीं होगा कि इस्लाम के नाम पर 26 लोगों को मार दिया जाता है। तो ये तो पाकिस्तान के लोगों को भी सोचना चाहिए कि इनोसेंट्स को मारना क्या वाजबे कत्ल है। और इसको लेकर अगर ये बात तब हो सकती थी अगर पाकिस्तान में प्रोटेस्ट निकलते कि जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान ने कराया है वो गलत है, तो शायद कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप आती कि हाँ
पाकिस्तान की जनता चाहती है कि पीस, और उस जनता उस जनता के थॉट के रिस्पेक्ट में, उस जनता के रिस्पेक्ट में लेट्स रिज्यूम डायलॉग। बट अनफॉर्चुनेटली जो रिस्पॉन्स पाकिस्तान की जनता का आ रहा है, जो आपके न्यूट्रल, जो सोकल्ड जो न्यूट्रल सहाफी हैं आपके, उनके भी जिस तरह के बयान आ रहे थे, मुझे लगता है कि अब हम बातचीत से बहुत आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन बहरहाल कोशिश यही होनी चाहिए कि किसी तरह से जो है मजीद एक दूसरे के ऊपर अटैक्स ना हो, और खासतौर पे टेररिस्ट जो है उनकी बात नहीं, लेकिन मासूम लोग जो हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया उनकी जानें ना जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।